हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपके अपने चैनल स्टडी विद वीरू सर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और इसके बारे में ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। क्लास 10th का ये थोड़ा सा हमारा विषय सूची है भौतिक विज्ञान का। देखिए, इसमें हमको दो ही चीज़ें पढ़ना है, एक प्रकाश और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है। देखिए, जो प्रकाश होता है, थोड़ा सा इसको बनाया हमने, तो प्रकाश होता है, प्रकाश में सबसे पहला पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, फिर इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म जो सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। फिर चौथा नंबर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण जिसमें अवतल एवं उत्तल की बात की जाएगी। फिर पढ़ेंगे लेंस, ये लेंस होगा, इसमें लेंस के बारे में अच्छे से बताएंगे पूरा सब चीजें। फिर उसके बाद हमारा होगा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज एवं रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है ना, एवं रंग बिरंगी दुनिया। अब देखिए, ये तो हमारा प्रकाश का पोर्शन था। फिजिक्स में बस दो ही चीज हम बताने पड़ रहे हैं, एक प्रकाश और दूसरा नंबर विद्युत। यही दो चीजों का बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी ये दोनों जो जोड़े गए हैं चैप्टर, ये विशेष महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी आगे 12th और 11th में इन सभी के बारे में अगर पढ़े रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रिज्म को पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और मानव नेत्र पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर एक बाई सब पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा विद्युत धारा में आता है, विद्युत धारा में पढ़ना विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ेंगे और प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन आएगा। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जिसमें हम लोग हीटर पढ़ेंगे, अपना बल्ब पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। विद्युत प्रेस पढ़ेंगे और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना जैसे डायनमो हो गया पढ़ेंगे, मोटर, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसी में फैराडे के नियम सारे वगैरह सब आएंगे। फिर दो चैप्टर हैं ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन चक्किया, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे जिससे हमको ऊर्जाएं मिलती है उसका हम लोग प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो बिना लेट किए हम लोग अभी से पढ़ना चालू करते हैं। प्रकाश पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और एक एक टॉपिक वाइज। हाँ, एक और चैप्टर था, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट देंगे, क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ये भी पहले हुआ करता था कक्षा 10th में ही। तो हम लोग इस माध्यम से पास होने का उद्देश्य नहीं हमारा, पास तो हो ही जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर से पास होना है। और उसके बाद हमको आगे भी चल करके किसी जैसे पॉलिटेक्निक होगा, IERT की तैयारी करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको ये ना कहना पड़े कि सर ये चैप्टर छूट गया, पढ़े होते, या फिर से रिवीजन ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम दोगे तो फिजिक्स तो आना ही आना है, फिजिक्स से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, हर हाल में, हर कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश, ये लाइट, आप लोग कहोगे सर कि प्रकाश जो दिन में निकल जाता है हम लोग को देखने में सहायता करता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। हाँ, बात तो आप लोगों की सब चीज ठीक है जो भी बोल रहे हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश ऊर्जा क्यों है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत मजेदार चीजें बताने वाले हैं। प्रकाश वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है परंतु दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही है बात को? यानी प्रकाश जो है, प्रकाश वस्तुओं को दिखलाने में सहायता, यानी दिखलाने में सहायता करता है लेकिन स्वयं नहीं दिखाई देता। आप देखिए, कहोगे सर जी ये कौन सी बात है, एक बार कह रहे हैं प्रकाश ऊर्जा है और एक बार प्रकाश नहीं दिखाई देता। यही सत्य, आप प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाशित वस्तु को देखते हैं, ना कि प्रकाश को देख पाते हैं। प्रकाश हमको वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है। देखिए, जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, देखिए ये मान लो हमारा वस्तु है,
जब यहां से सूर्य के द्वारा इस पे आता है तो ये आदमी बना हुआ है, जब प्रकाश आता है तो इससे टकराकर आदमी की आंखों पर वो प्रवर्तित होता है, इससे इस वस्तु से टकराकर, जिससे हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जिससे आंखों पर हमारी देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। वहीं इसीलिए प्रकाश दिखलाने में सहायक होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप इस वस्तु को देखना चाहते हैं तो प्रकाश वस्तु पर आएगा तो वहां से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और आपको देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता होगी, वो तो जाहिर सी बात है, अंदर अंधेरे कमरे में जाओगे तो टॉर्च की आवश्यकता होगी। आप क्या करोगे? उस वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख में टॉर्च मारोगे? नहीं, उस वस्तु पर जलाओगे, उस वस्तु पर दिखाओगे टॉर्च की कहां पर है वस्तु। तो इसीलिए उस वस्तु पर जब प्रकाश डालोगे तो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ेगा। बात आई समझ में? यानी वस्तु को देखने के लिए वस्तु के जगह पर रोशनी होनी चाहिए, ना कि हमारी आंखों में। अगर घुमाकर टॉर्च अपनी आंख में मार लोगे तो हमको दिखाई नहीं देगा और उल्टा जाके कहीं पे लड़ जाओगे। ठीक है ना? बात ये समझना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करती है। इतनी बात समझ लें। हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करती है। ठीक है, अब फिर दोबारा बोले, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो उस वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें क्या होती है? जिससे हमारी, लिख लीजिए, हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। जब दृष्टि संवेदना उत्पन्न होगी तो हमें वस्तु दिखाई देने लगी। क्या? तो वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तु दिखाई देने लगती है। अब देखिए एक पॉइंट और कहने चल रहे हैं, प्रकाश, क्या प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है, परंतु उसका काम क्या है? उसका काम है वस्तुओं को दिखलाना, परंतु उसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, ये हुई हमारी प्रकाश की पूरी डिफिनेशन। बात है सुनना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करती है। क्या करती है? वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है और जिससे आंखों में हमारे दृष्टि संवेदना, देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। जब देखने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तब हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु उसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो आप वस्तुओं को देख सकते हैं? कभी नहीं देख पाएंगे। बात आ रही समझना? तो यही तो वस्तु प्रकाश के बारे में इतना। अब बात कर लिया जाए ये प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण क्या है, उसी को हमको बारे में समझना है। तो चलिए
देख लेते हैं। आप परीक्षा में सिर्फ 5 गुण याद करके चले जाइएगा बस, और बेहद सरला सरला आपके जीवन में प्रकाश का जो होता है बस वही बताने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है, और आपको रट जाएगा, रट। आप वीडियो में बने रहिए बस। देखिए पहला क्या, पहला प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, आप प्रकाश सीधी रेखा में कहोगे सर कैसे? देखिए आप टॉर्च लेते हो, आप जब उसको टॉर्च को ऑन करते हो तो वो जलने लगती है, और जब जलने लगती है तो वो सीधी रेखा में कहीं ना कहीं पे जाकर टकराती है। मान लीजिए आपको कहीं पर देखना है, मान लीजिए ये लड़का है, ये हाथ में बड़ी सी टॉर्च लिया हुआ है, ठीक है, और उसको यहाँ पर देखना है इस बॉल को अंधेरे में, तो जो टॉर्च जलाएगा तो इसी पर तो दिखाई देगा। अगर प्रकाश सीधी रेखा में न चलता वो तो इधर दिखा, वो प्रकाश रास्ते से मुड़ जाता तो हमें वस्तु दिखाई देती ना, दिखाई देती भाई। मुड़ गया वो प्रकाश, हमको जहां पे देखना तो वहां पर नहीं दिखाई दे रही, तो इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बात आ रही सुनना, जब टॉर्च आप जलाते हो तो एकदम सीधी रेखा में वो जाके कहीं न कहीं टकराता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। अब देखो दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश के चलने में के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसका टेंशन मत रहे भैया। वो कहता है हमको कहीं भेज दिए हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या, प्रकाश के संचरण यानी चलने, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए अगर उसको माध्यम की आवश्यकता होती तो हमारा सूर्य कहाँ पे है भाई? वो अंतरिक्ष में, निर्वात में, यानी वहां पर कुछ भी नहीं, ना हवा ना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल तो है ही नहीं, लेकिन वहां से हमारी पृथ्वी पर आ जा रहा है ना, पृथ्वी पर तो आ जा रहा है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, ना हमारे वहां पर कोई लोहा लगा हुआ है, ना कोई स्टील लगी हुई है, ना कोई वहां पे वायुमंडल है, तो उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होबे नहीं करते, ये मान लीजिए। और दूसरा देख लेते हैं, तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब एक निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए हमको पहले बेस बना लेने दीजिए। बेस बनाने के बाद ये जो एक बार आपके दिमाग में इसका प्रकाश का ढांचा जब बन जाएगा ना, तब देखिए कितना मजा आता है। ये मत सोचिएगा कि सर ये आप तो बता रही है, हमको पता है, पहले हमको बेस बताने दीजिए। इसी प्रकाश में आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बता रही जो बुक में दिया ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? जो बुक में आपके एनसीईआरटी ये छोटी मोटी बुक में दिया ही नहीं है, आपको हमको बड़े लेवल पे लेकर चलना है प्रकाश को, ये बात समझिए। बस कक्षा 10 ही नहीं हमको देखना है, बात आ रही समझना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी? तो अब आपके मन में ये घूम रहा होगा, ये निर्वात क्या है? ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं अभी हमको मिलेंगे। निर्वात में प्रकाश, निर्वात का मतलब वहां पर कोई चीज ना रहे, निर्वात मतलब ना तो वायुमंडल रहे, यानी माध्यम कोई रहबे न करे, ये बात हुई निर्वात की चाल, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर, प्रकाश विद्युत, ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब देखिए 4 हो गए ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब देख लीजिए 5वां, प्रकाश चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाता है वापस। आप लोग गांवों में, बड़े गांव में आप लोग क्या करते हैं, छत पे बैठ जाके शीशा लेकर दूसरे लड़के को लपकाते हो, उसको चिढ़ाते हो, तो वो प्रकाश आता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो आप लोग को बड़ा मजा आता होगा। तो यही लिए, यानी वो किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। अगला, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं होकर जाता। ये अपारदर्शी क्या बता रहे हैं भी, अपारदर्शी, अल्पपारदर्शी, पारभाषा की सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अपारदर्शी यानी दीवार को, किसी दीवार को छेद कर उस पार निकल जाएगा, प्रकाश कभी नहीं निकलेगा, ठीक। उसीलिए प्रकाश
अपारदर्शी माध्यम से नहीं हो जाता। बस 5-6 बहुत हैं। आप लिखना चाहोगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अभी प्रकाश के अपवर्तन की बात है, प्रकाश के मुड़ने की बात है, ठीक है। तो ये इतना 5 है, इसको याद करना उचित है, आप लोग हर बार आ जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको हमेशा काम देगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश चिकने या पालिशदार तल पर टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाता है, उसी अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो बात आई समझ में। अब देखते हैं हम लोग अगला जो है दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? पहला नंबर क्या कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश स्रोत के आधार मतलब कौन कौन सी वस्तुएं जो प्रकाश देती है, कौन सी नहीं प्रकाश, दो ही प्रकार की होती हैं। एक तो पहला नंबर दीप्त वस्तुएं, दूसरा अदीप्त वस्तुएं। बात आए सुनने, पहला कौन सा? पहला दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं वो हमारी दीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। क्या होता है? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, लिख लेते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में आप लोग कहोगे, जैसे में सर, जैसे में हमारा सबसे बड़ा जो है सूर्य हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा लालटेन हो गया, ढेर सारा जो प्रकाश उत्सर्जन, हमारा बल्ब हो गया आदि। अभी ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा नहीं है दीप्त वस्तु, ये कभी बोले मत कहिएगा चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है, चंद्रमा अदीप्त है। अभी हम बता रहे हैं चंद्रमा दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के प्रकाशित होने से वो हमको दिखाई देता है, तो वह हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। देखिए दूसरा सेकंड नंबर होता है हमारा अदीप्त वस्तुएं। इसको वस्तुएं कर लीजिए, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अतः ऐसी वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने से दिखाई पड़ती हैं। भाई सूर्य है हमारा, वो दिन में निकलेगा, उगेगा, तभी हमको अपना घर दिखाई देगा, ये सारी चीजें दिखाई देंगी, पेड़ पौधे ये सब दिखाई देंगे। यानी ऐसी वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने से हमको दिखलाई पड़ती हैं वही हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। देख लीजिए, या हम लोग कह सकते हैं एक सिंपल सी भाषा में, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए, अपना मेज, कुर्सी, पेड़ पौधा, ये सारी चीज ना, जैसे में अपना लिख लीजिएगा, जैसे मैं जो मतलब
प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है प्रकार से, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा भी होता है, मैं चंद्रमा को जरूर लिख लीजिएगा, तो आप लोग गड़बड़ कर दिए भैया रात में चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा दीप्त वस्तु है, ठीक है ना। नहीं, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, याद रखना। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश पर, सूर्य तो हमेशा निकला हुआ ना, वो अंतरिक्ष में है, तो उसी के प्रकाशित होने से हमको चंद्रमा दिखाई देता है, उसी के प्रकाशित से परावर्तित हमको रात में दिखलाई पड़ता है। और उसी के कहोगे कि चंद्रमा सर हमको रात में अंधेरा रहता है तो उसको रोशनी देता है, नहीं, वो सूर्य का ही एक कारण होता है, जिससे सूर्य पर चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, तो वही प्रकाश टकरा कर हमारी पृथ्वी तक आता है, तो रात में लगता है चंद्रमा हमको लाइट दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सूर्य से ही है, ठीक है ना। इतनी बात है सुनने। चलिए, दीप्त वस्तु में अदीप्त वस्तु में सुनना है। दीप्त वस्तु में होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, अदीप्त वो होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। बस आगे देखते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो भी त्रुटियां होंगी हमको कमेंट में बताइएगा, और कमेंट स्पेशली करके भद्दा मत दीजिएगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और मैं प्रयत्न करूंगा आप लोग को एक एक चैप्टर और पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लास 9th का भी, 10th का भी, 12th का भी और 11th का भी, पूरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा बताएंगे। कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट लेकर आ जाऊं, लेकिन अभी तो यही सब चल रहा है। पर डे मैं वीडियो डालूंगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मेरा सपोर्ट करिएगा, आप लोग तो बहुत खुशी होगी मुझे। चलिए देख लेते हैं। आप देखिए, पारदर्शी वस्तु, इसको मैं समझा दे रहा हूं, बस समझ लीजिए, इसको लिखाऊंगा नहीं। दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा होता है अल्प पारदर्शी। देखिए, पारदर्शी क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश पूरा आर पार निकल जाए, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश, ये मान लीजिए हमारा कांच है, ये हमारा कांच है, और उधर भी कोई कालिख नहीं पोती हुई है। कालिख पोती रहेगी तो वो टकरा कर हमारी तरफ आ जाएगा, तो कालिख नहीं पोती, इधर पार से उधर पार निकल जाए तो वो हमारी पारदर्शी वस्तु में आता है। अपारदर्शी से हमारी क्या हो गया, दीवार हो गई, या जिससे प्रकाश इस पार से उस पार न जा पाए, वो हमारे अपारदर्शी वस्तु में हो जाता है, ठीक। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी होगी, ये सारी चीजें होंगे। और अल्प पारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश धुंधला धुंधला इस पार से उस पार दिखाई दे। या पारदर्शी में ऐसे कर सकते हैं, पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार पूरा क्लियर दिखाई दे, कुछ नहीं, जो जैसे चश्मे में हम लोग शीशा प्रयुक्त करते हैं वही वाला, ठीक है ना। और अपारदर्शी मतलब इस पार से उस पार थोड़ा भी ना दिखाई दे। और अल्प पारदर्शी में जैसे धुंधला धुंधला दिखाई दे, जैसे घिस दीजिए किसी कांच को, तो कांच को अगर घिस देंगे हम लोग तो हमको लोग को इस पार से उस पार धुंधला टाइप का दिखाई देगा, हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो वही हमारी ये होता है, ठीक। अब पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पारदर्शी के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो मेन मुद्दा आता है जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। आप लोग फिजिक्स को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आप लोग के सामने कोई बैठ नहीं पाएगा। ये मान लीजिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, बस 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं कोई। और आप लोग को जितना एनसीईआरटी में दिया, मैं एकदम से कहता हूं कि एकदम फैक्ट बता रहा हूं कि उससे कहीं ज्यादा आप लोग को ज्ञान हो जाएगा प्रकाश के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। आप लोग खुद ही को पता होगा, जितना मैं सिलेबस लिखाया हूं उससे कहीं कम दिया हुआ है, और उससे कहीं कम बता इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में। तो चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। देखिए, परावर्तन को ही पहले लीजिए। परावर्तन मतलब परावर्तित हो जाना, लौट आना, वही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर, देखिए ये हमारा तल हो जाता है, ये हमारा ऊपर का सरफेस एरिया। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है, ये मान लीजिए हमारे सूर्य भगवान है, थोड़ा खतरनाक टाइप दिख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, ठीक है। यहां से कोई प्रकाश आती है ऐसे, ठीक है। तो देखिए, इसके सीमा पृष्ठ पर इसके अंदर घुस नहीं जाता, ये याद रखना, ठीक है ना। यानी
इसके सीमा पृष्ठ से इसका परावर्तन हो जाता है, यानी अधिक पूरा भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होता है तो दोनों के सीमा पृष्ठों से उसका उस प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यानी उसके सीमा पृष्ठ यही है, यही सीमा पृष्ठ से, यही सीमा पृष्ठ से उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन होने की, प्रकाश के परावर्तन होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी लौट जाने की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो लिखाने की इसमें कोई बात नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसके सीमा पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी अधिकांश भाग लौट जाता है। तो उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए लिखा भी देते हैं हम लोग और डायग्राम भी बनवा देंगे अभी, ठीक है ना। चलिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसके सीमा पृष्ठ से टकरा कर अधिकांश क्या पूरा अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी उसी माध्यम में टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसके सीमा पृष्ठ से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। पृष्ठ से टकराकर लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कुछ। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा कोई सीमा पृष्ठ है, ठीक है। नीचे कलाई की गई हुई है, यानी काला कर दिया होगा। ये कोई सीमा पृष्ठ या शीशा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से कोई प्रकाश ऐसे आता है, ठीक है, और इसके सीमा पृष्ठ से टकराकर भाई वापस चला जाएगा। यानी ऐसे आया और लगे हाथ ऐसे वापस चला गया पूरा, ठीक है ना। तो यही अब देखिए, यही तो है, यही प्रकाश का परावर्तन है। बस आइए इसका सीमा पृष्ठ यानी आपतन बिंदु उसको बोलेंगे। एक चीज बता रही, अब जो किरण इधर से आएगी उसे आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण टकरा के वापस जाए उसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित के बीच में एक इमेजिनरी रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है, उसी को अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब है, क्या है ये? अभिलंब है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है ना, जो सरफेस से 90 डिग्री पे एंगल पे बनाई रहती है। ये सरफेस हो गया हमारे इससे 90 अंश का कोण। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण, ये देखिए, ठीक है ना। अभिलंब और आपतित के किरण के बीच का बना अभिलंब, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, देख लीजिए, इसको आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कोण आई। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ये देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण
अपवर्तन कोण, यानी इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तन कोण को आर से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है ना? तो इतना बात है समझ। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का यही नियम भी है। ठीक है, और इसी को आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे जहां पे तीनों आके मिल रहे हैं भैया, आपतन बिंदु, ये याद रखिएगा। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसके सीमा पृष्ठ से टकराकर अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाते हैं। माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अब देखिए ये हमारी आपतित किरण हो गई, इससे टकराकर चली जा रही परावर्तित किरण हो गई, और एक जैसी रेखा होती है यानी काल्पनिक रेखा, इसी को अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, और ये हमारा आपतन कोण होता है। ठीक है ना? अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, एक नियम तो सभी को पता होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम है थोड़ा सा एक दो। ठीक है, उसी को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, इनके दो नियम थे। कितने नियम थे? दो नियम थे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम तो ये है कि भैया जितना ये वाला कोण रहेगा इतना यह वाला कोण रहेगा, यानी जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण रहेगा। अभी मजा आएगा। अभी जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने लगेंगे वहीं पर क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक कोण, क्रांतिक कोण पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, तो वहीं पे मजा आएगा। आपतन कोण बढ़ा है, परावर्तन कोण बढ़ेगा, वहां पे इसको सीखे रहो, यही काम देगा हमको। यानी जितना ये वाला कोण रहेगा ये वाला उतना ये वाला भी। यानी पहला नियम है, पहला क्या है? पहला क्या बताया था उन्होंने? पहला यही बताया था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोष्टक में कोण आई बराबरी कोण आर, यानी आपतन कोण बराबरी परावर्तन कोण। और दूसरा कोण की सर क्या है? तो दूसरा ये है, दूसरा यही है। ठीक ना? आपतित किरण परावर्तित किरण, क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आधे ज्यादा लड़के तो आधे ज्यादा तुम लोग ये दिमाग में अच्छा यही तीनों एक ही तल में तो आ रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं क्या हो रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक ना? क्या कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। देखिए क्या कह रहा है? आपतित किरण या आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल का मतलब ये मत समझना तल है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कुछ चीजों के बारे में। ये मान लीजिए हमारा नीचे से ऐसे आ रही प्रकाश किरण। ठीक है, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसी के माध्यम से। ये हमारा ऐसे है ना, ये आपतित, ये हमारा कोई ये वाला जो मार्कर है ये कुछ चीज है, पालिशदार तल है, अब ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इधर टकरा के वापस चला जा रहा है, और बीच में ये हमारा अभिलंब है। क्या हमारा ये वाला अभिलंब? जब हम लोग किसी चीज को काटेंगे यानी फाड़ेंगे तो तीनों एक ही तल में आएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला छूट जाएगा, ये फट जाएगी, वाला फटेगा नहीं बीच से। तीनों एक ही, मतलब तीनों एक ही सरफेस में रहेंगे ऐसे। ठीक है, तीनों ऐसे रहेंगे, ऐसे समझिएगा। बात आप समझ में आ रही ना? यानी जब इसको हम लोग फाड़ेंगे, किसी चीज से काटेंगे तो तीनों एक ही सरफेस में आएंगे। ये हुआ तीनों एक तल का मतलब। तीनों को एक तल का मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं ये वाला हुआ, ये तो हमारे इमेजिनेशन रेखा है।
काल्पनिक रेखा से कोई मतलब है नहीं, यानी ये दोनों को अगर रेखा को काटेंगे तो तीनों एक ही तल में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्रकाश और प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आता है हर बार परीक्षाओं में, इसी में स्नेल का नियम, ये सारी चीजें आएंगे। आज जितना पढ़ा है इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।